गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स का मतलब होता है बायोकैटेलिस्ट, यानी कि बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करने वाले प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हम एंजाइम्स कहते हैं। ज़्यादातर एंजाइम्स प्रोटीन नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो आरएनए भी होते हैं, यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। मोस्ट ऑफ देम आर प्रोटीन। और प्रोटीन्स की सबसे ज़्यादा फोल्डेड फॉर्म हमने कौन सी पढ़ी है? हमने पढ़ी है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। टर्शरी फॉर्म में होती है वो फंक्शनल और एक्टिव फॉर्म होती है किसी भी प्रोटीन की, यानी कि जितनी फोल्डिंग उसमें होनी थी उतनी फोल्डिंग उसमें हो चुकी होती है। इतनी फोल्डिंग होने के बाद उसमें कुछ साइड्स और क्रेवाइसेस, यानी कि कुछ पोर्शंस उसके ऐसे बन जाते हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं बाहर से आने वाले किसी मॉलिक्यूल के साथ। जैसे उस मॉलिक्यूल को क्या नाम देते हैं? उसे कहते हैं सबस्ट्रेट। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये पेन है। इस पेन में अगर हम इसको एंजाइम माने तो एंजाइम का ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पर कि ये पेन आकर इसमें लगता है, इसको हम इसकी एक्टिव साइट कहेंगे, है ना। और ये एक्टिव साइट क्यों बनी है? इस प्लास्टिक के इस तरह से मोड़ने के कारण। लेकिन अगर ये प्लास्टिक इस तरह से मुड़ी ना हो, ये सीधी एक शीट के रूप में हो, तो क्या ये पेन इसमें होल्ड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब प्रोटीन का फोल्ड होना जरूरी है ताकि इस तरह की एक्टिव साइट बने जिसमें आकर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इस तरह से ज्वाइन हो जाए। ठीक है। उसके बाद रिएक्शन कैरी आउट होता है जिसका नाम होता है कैटालिसिस, यानी कि एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन। बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, यानी कि सेल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले सारे ही रिएक्शंस एंजाइम से कैटेलाइज होते हैं। हर रिएक्शन को अलग टाइप का एंजाइम कैटेलाइज करता है, क्योंकि हर एक सबस्ट्रेट के लिए अलग टाइप की एक्टिव साइट की जरूरत होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय अ लाइन डायग्राम। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर, और उसके बाद उसका सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर होगा। अब जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है उसको स्टेबल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि अगर हम पेपर की एक बॉल बना लें तो पेपर का वो वाला जो स्ट्रक्चर है उसको स्टेबल करने के लिए बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन जैसे वो बॉन्ड्स टूट जाएंगे वो वापस से अपनी प्राइमरी फॉर्म में आ जाएगा। प्राइमरी यानी कि नॉन फंक्शनल फॉर्म। तो ये बॉन्ड्स किस किस तरह के होते हैं? जैसे कि डाइसल्फाइड लिंकेजेस, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जैसे कि वैन डर वाल इंटरेक्शंस, ये टर्शरी फॉर्म को स्टेबिलिटी देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वैन डर वाल इंटरेक्शन, और इसके बाद क्या आता है? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। और इसके बाद क्या आएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वैन डर वाल इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। एक और टाइप का बॉन्ड होता है जो मैंने अभी बताया था, वो कौन सा? वो था डाइसल्फाइड लिंकेज। अगर उस फंक्शनल प्रोटीन की, यानी कि एंजाइम के आसपास की कंडीशंस चेंज हो जाएं तो ये सारे बॉन्ड्स डिस्टेबलाइज हो जाते हैं, यानी कि वो अनस्टेबल होकर टूट जाते हैं और फिर उसकी वो एक्टिविटी खत्म हो जाती है। वही इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, एक्टिव साइट क्या होती है वो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है एग्जांपल से, कि एक्टिव साइट एक पॉकेट होती है जिसमें आकर सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल अटैच होता है। An active site is a crevice or pocket into which the substrate fits. Thus, enzymes, through their active site, catalyze reaction at a high rate. Enzyme catalyze different from inorganic catalyst in many ways, but one major difference needs mention. Inorganic catalyst work efficiently at high temperature and high pressure. ये वाली बात important है कि प्रोटीन्स जो होती हैं उनको जैसे ही हाई टेम्परेचर या प्रेशर मिलता है वो क्या हो जाते हैं? वो डिस्टेबलाइज होकर अपनी प्राइमरी फॉर्म में पहुंच जाते हैं। अब वो फंक्शनल नहीं रहते। जबकि जो इनऑर्गेनिक कैटेलिस्ट होते हैं, जैसे कि कोई एलिमेंट, वो जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर देते हैं उतना तेज़ी से रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। कैटेलाइज करने का मतलब है उस रिएक्शन की रेट को बढ़ाना। कैसे वो उस रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं वो हम आगे देखेंगे।
इसके बाद वाइल एंजाइम्स गेट डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर, 40 डिग्री के ऊपर ये एंजाइम्स डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे बॉन्ड्स जो मैंने डिस्कस किए जो उसे टर्शरी फॉर्म को स्टेबिलिटी दे रहे थे वो ब्रेक हो जाते हैं। However, enzymes associated from organisms who normally live under extremely high temperature, hot vents and sulfur springs, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसी कंडीशंस में भी रहते हैं जो कि एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर वाली है, जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया है हॉट वेंट्स। हॉट वेंट्स का मतलब होता है गर्म पानी के सोते, जहाँ से उबलता हुआ पानी निकलता रहता है। और इसके अलावा सल्फर स्प्रिंग्स, इन सब से के आसपास रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल होते हैं, जैसे कि 80-90 डिग्री पर भी, और कुछ तो 110 डिग्री पर भी स्टेबल होते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी इज दस एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम्स, क्योंकि अगर वो इतने टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होंगे, ठीक है, उन मॉलिक्यूल्स में कुछ इस तरह की मॉडिफिकेशंस रहती हैं जिसकी वजह से वो हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल होते हैं, ठीक है। उनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं उनको स्टेबल रखने के लिए। ऐसे ही एक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल मैं देता हूँ, थर्मस एक्वेटिकस है ना। थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया है जो कि हॉट वेंट्स में पाया जाता है, थर्मल वेंट्स में, और वहाँ पर इस बैक्टीरिया को हाई टेम्परेचर में ग्रो करने के कारण हम क्या कहते हैं, थर्मोपाई कहते हैं या हाइपर थर्मोपाई कह सकते हैं। तो TAQ, इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, इसका नाम है टाक पॉलीमरेज, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज का एक टाइप है जिसको हम कहते हैं टाक पॉलीमरेज, ठीक है। तो इनके अंदर इस तरह के स्पेशल एंजाइम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन, देखो केमिकल रिएक्शंस में इन्होंने क्या दिया है कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एंजाइम्स, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किस तरह से होते हैं जिसमें कि बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया है यहाँ पर बेरियम हाइड्रोक्साइड का, BaOH, ये है बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया और फिर उससे क्या बना, बेरियम सल्फेट और H2O। ठीक है, ये बन बेरियम सल्फेट और H2O। तो इसमें तुम क्या देख रहे हो, पहले OH का लिंक किसके साथ था, बेरियम के साथ था, लेकिन फिर किसके साथ बन गया, फिर बन गया इस तरफ, पहले सल्फेट उधर था तो H2 के पास, वो ब्रेक होके इधर आ गया, इधर से जो OH ब्रेक होके उधर गया था वो उसने उसके साथ मिलकर क्या बना लिया, वाटर बना लिया। इस तरह से रीअरेंजमेंट होता रहता है किसका, बॉन्ड्स का, और नए नए मॉलिक्यूल्स बनते रहते हैं। ये इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किस तरह से हम बताते हैं, सपोज ये इसको अगर हम A मान लें और इसको B मान लें, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इसके घटने की गति पर यूनिट टाइम, वो रिएक्शन की रेट होगी। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, dA/dt। इसको डिफरेंशियल की फॉर्म में हमने लिख लिया कि A यानी टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरह से घट रहा है, उसको रिएक्शन की रेट हम कह सकते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हम इसको C मान लें तो dC/dt, या इसको अगर D मान लें तो dD/dt भी रिएक्शन की रेट होगी, क्योंकि उनके बनने की गति भी वही होगी जो उनके घटने की गति होगी। तो इसी रेट को इन्होंने यहाँ पर कैसे बताया, ΔP/ΔT। तो P का मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट भी उसी गति से बनेगा जिस गति से रिएक्टेंट घटेगा। अब आते हैं आगे, रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, क्योंकि वेलोसिटी ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें एक डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होता है। तो अगर हमें पता हो कि रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड हो रहा है ना, इधर से इधर,
क्योंकि हो सकता है रिएक्शन टू वे भी हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाइड है तब इस रेट ऑफ रिएक्शन को हम वेलोसिटी कहेंगे। और ये टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होता है दूसरे फैक्टर्स के साथ साथ, यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर अप्लाई बढ़ाते हैं वैसे वैसे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इनके जुड़ने की गति, जैसे बेरियम और सल्फेट थी, वो बढ़ जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तेजी के साथ मूव करते हैं और एक दूसरे के साथ टकराते हैं। जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट रेट डबल्स और इंक्रीज बाई हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर, यानी हर 10 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज करने पर जो रिएक्शन की रेट है वो हो जाएगी डबल, और उसी तरह से 10 डिग्री सेल्सियस अगर कम कर दें तो रेट हो जाएगी हाफ। ठीक है, ये बात वो कहना चाह रहे हैं। Catalyzed reaction proceed at rates vastly higher than that of uncatalyzed ones. When enzyme catalyzed reactions are observed, rate would be vastly higher than same but uncatalyzed reaction. यहाँ पर एक एग्जांपल देके वो हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि किसी कैटेलाइज्ड रिएक्शन का या किसी एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन का कितनी तेज गति हो जाती है एक नॉर्मल अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन के कंपैरिजन में। जैसे एक रिएक्शन दिया है CO2 और H2O, उससे बना H2CO3। CO2 में अगर H2O मिले तो बनता है H2CO3। H2CO3 का नाम है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। और ये जो एरो बना है, इस एरो के ऊपर क्या लिखा है इन्होंने, ये एरो एक तो दोनों साइड है, और यहाँ पे क्या लिखा है कार्बोनिक एनहाइड्रेट। कार्बोनिक एनहाइड्रेट, कार्बोनिक एनहाइड्रेट उस एंजाइम का नाम है वो किस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। ठीक है, कैटेलाइज कर किस गति से करता है उसका अंदाजा यहाँ इन्होंने एक आंकड़े से दिया है। ठीक है, 200 मॉलिक्यूल H2CO3 के बनते हैं 1 घंटे में। 200 मॉलिक्यूल पर आवर अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन में, यानी कि जब यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेट ना हो उस कंडीशन में अगर CO2 और H2O को पास में रखें तो इतने मॉलिक्यूल H2CO3 के बनेंगे 1 घंटे। लेकिन अगर एंजाइम वहां पर प्रेजेंट हो उस सिस्टम में या उस सेल में तो कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 6 लाख मॉलिक्यूल, 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड। अब तुम देखो कितना अंतर आ गया कैटेलाइज्ड रिएक्शन और अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन। ये क्या है कैटेलाइज्ड रिएक्शन। कैटेलाइज्ड रिएक्शन का मतलब ये है कि जब H2O और CO2 के पास कार्बोनिक एनहाइड्रेट प्रेजेंट होगा तब 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल H2CO3 के बनेंगे, यानी कि रिएक्शन की रेट इतनी तेज हो जाएगी। तो ये कितना गुना हो गया, ये 10 मिलियन गुना ज़्यादा तेज रिएक्शन हो गया। तो ये एंजाइम का इफेक्ट होता है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइप ऑफ एंजाइम ईच कैटेलाइजिंग अ यूनिक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये वाली बात मैं पहले ही बता चुका कि हर एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम होता है। मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन व्हेन ईच ऑफ द स्टेप इज कैटेलाइज्ड बाय सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम इज कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे। यहाँ इन्होंने एक एग्जांपल दिया है ग्लाइकोलिसिस का, जिसमें ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 2 पिरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, है ना, और इसके बाद इससे क्या बन रहा है C3H4O3, जो कि क्या है पिरुविक एसिड। अब इसमें क्या है, इस रिएक्शन में 10 अलग अलग तरह के एंजाइम्स हिस्सा लेते हैं, लेकिन वो 10 के 10 एंजाइम एक ही साथ पाए जाते हैं सेल में। इसीलिए इस पूरे 10 स्टेप के रिएक्शन को हम कहते हैं पाथवे। और ये पाथवे लीनियर पाथवे होता है, जैसा कि हमने कल देखा था। सीधी रेखा में जो पाथवे चले उसे कहते हैं लीनियर, और जो गोल तरह से काम करे यानी सर्कुलर काम करे तो उसे सर्कुलर पाथवे कहते हैं।
When you study respiration in chapter 14, you will study these reactions. At this stage, you should know this very metabolic pathway with one or two additional reactions give rise to a variety of metabolic end products. अब देखो, जैसे अब इसके लिए खोलना पड़ेगा. पेज नंबर 229 पर इन्होंने ये ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स दिखाए हैं. अब ये ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स में अगर तुम देखो कि ग्लूकोज से जब ट्रायोस फॉस्फेट या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है, ये दो मॉलिक्यूल जब बनते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इस स्टेज पर इससे जब ये 2-3 कार्बन के मॉलिक्यूल बनते हैं तब और अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स बनने की पॉसिबिलिटी होती है. यानी कि यहाँ से इसमें ब्रांचिंग हो सकती है ना. अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स बनने की पॉसिबिलिटी है, वो हम उसी समय डिस्कस करेंगे. इन अवर स्केलेटल मसल, अब यहाँ पर वो क्या करें कि लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में. और पिरुविक एसिड कब बनता है? जब एरोबिक कंडीशंस होती है, यानी कि ऑक्सीजन होता है. ईस्ट में क्या बनता है? ईस्ट में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यानी कि इथेनॉल होता है अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती. अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट्स पॉसिबल होते हैं. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि एंजाइम्स इतने हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन कैसे पॉसिबल करते हैं, यानी कि इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किस तरह से बनते हैं. ठीक है, अब हम करेंगे इसको. How do enzymes bring about high rate of conversion? या हम ऐसे भी कह सकते हैं how do enzymes function? वो इतनी तेजी से कैसे काम करते हैं? वो इतनी तेजी से ऐसे काम करते हैं. देखो, अगर किसी रिएक्शन मीडियम में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं और उनको आपस में एक दूसरे से टकराने यानी कि कोलाइड करने के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी का लेवल चाहिए. उस एनर्जी के लेवल को अगर वो क्रॉस कर लेंगे तो उसके बाद वो आपस में टकराकर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स बना लेंगे. ठीक है, तो एक सर्टेन एनर्जी जो उन्हें जरूर चाहिए होती है उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी. थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी कि मिनिमम एनर्जी जो चाहिए प्रोडक्ट को बनाने के लिए, आपस में टकराने के लिए, ताकि ये रिएक्टेंट के सारे मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा के क्या बना लें? प्रोडक्ट बना लें. ठीक है, अब एक टर्म होती है जिसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है? मिनिमम एनर्जी दैट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिक्वायर टू पार्टिसिपेट इन ए रिएक्शन. अब देखो फिगर 9.6 क्या है. 9.6 वाली फिगर अगर तुम देखो तो उसमें क्या किया उन्होंने कि दो एक्सिस हैं. एक एक्सिस पर तो उन्होंने बनाया पोटेंशियल एनर्जी और दूसरे एक्सिस पे बनाया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. तो इसमें देखो सीक्वेंस क्या है. सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ क्या किया कि यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट किया है और उसके बाद यहाँ पर लिखा है सबस्ट्रेट, फिर यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हुआ और फिर ये नीचे तक आता है. ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक और ग्राफ बनाया जिस ग्राफ में क्या है इन दोनों ग्राफ में अंतर क्या है. ये वाला जो लेवल है पोटेंशियल एनर्जी का है ना, ये यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है इस एक्सिस पे, तो ये वाला जो लेवल है इसको हम क्या कहते हैं? ये एनर्जी का इनिशियल लेवल है, इनिशियल एनर्जी.
उसके बाद ये जो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पर है फाइनल एनर्जी, एनर्जी का फाइनल लेवल वो कितना होता है। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इन्होंने क्या लिखा है कि कितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए विदाउट एनी। तो इसको एक्टिवेशन एनर्जी को हम लिख लेते हैं ई ए विदाउट एंजाइम। इसके बाद हमने क्या लिखा है, छोटा सा एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, एंजाइम के साथ और एंजाइम के बिना एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी वो इन्होंने यहाँ पर बताया। बीच में यहाँ इन्होंने लिखा है ट्रांजिशन स्टेट। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल हाई होता है, प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल लो होता है ना। हमेशा रिएक्शन तभी आगे को चलेगा जबकि प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम होगी। अगर किसी सब्सटेंस में एनर्जी कम होती है तभी जाके वो स्टेबल होता है। इसके पास एनर्जी हाई थी तभी तो ये अनस्टेबल था और इसने ये प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस इस तरह से प्रोसीड करते हैं। अब इनको एक सर्टेन लेवल चाहिए था इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो जितने मॉलिक्यूल्स के पास की एक्टिवेशन एनर्जी यानी ई था, है ना, उतने मॉलिक्यूल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने प्रोडक्ट बनाया। लेकिन ये वाला जो बैरियर था, एनर्जी का ये जो डिफरेंस था, उनकी अपनी एनर्जी में रिएक्टेंट की और जितनी हमें चाहिए उसमें जो डिफरेंस था ये उनके लिए बाधक बन रहा है, ठीक है। तो एंजाइम ने क्या किया, एंजाइम ने इस बैरियर को कम कर दिया। अब मॉलिक्यूल्स जिनके पास एनर्जी कम है ना, वो भी इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ज्यादा मॉलिक्यूल के पार्टिसिपेट होने की वजह से फिर क्या बनता है, ज्यादा प्रोडक्ट बनता है, यानी कि वो बैरियर को नीचे लेके आते हैं। इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो यानी कि वो एक्टिवेशन एनर्जी का जो रिक्वायर्ड लेवल है उसको वो लेकर आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम्स अ लिटिल मोर। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एन एक्टिव साइट। केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन रेफर्स टू अ रिएक्शन। केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट यानी कि वो चीज जिसको हम रिएक्टेंट भी कह रहे हैं, जो किससे जुड़ रहा है, एंजाइम की एक्टिव साइट से जुड़ रहा है। Hence, enzymes, proteins with 3D structure, including an active site, convert a substrate into a product symbolically. This can be depicted as substrate से क्या बना, product बना. It is now understood that substrate has to bind the enzyme at active site within given cleft or pocket. इसका example मैंने कैसे दिया था, पेन वाले example से, कि कैप के अंदर एक क्लेफ्ट है और उस क्लेफ्ट के अंदर पेन रूपी सबस्ट्रेट आकर जुड़ रहा है। सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज टुवर्ड्स द एक्टिव साइट। यानी डिफ्यूज का मतलब है कि वो मूव करेगा उसके पास। और एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके क्या बनाएंगे, E प्लस एस मिलके क्या बनाएगा, ES कॉम्प्लेक्स। जैसे यहाँ सबस्ट्रेट है, उसके पास एनर्जी है, लेकिन जैसे ही वो एंजाइम से जुड़ेगा तो यहाँ जो ट्रांजिशन स्टेट लिखा है, ट्रांजिशन यानी कि बीच की स्टेट, उसमें यहाँ पर बनता है ES कॉम्प्लेक्स। सबस्ट्रेट पहले अकेला था लेकिन एंजाइम के साथ जुड़ने पे वो उसने क्या बना दी, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब आगे चल के क्या होगा, ये ES क्या बनाएगा, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बना देगा, है ना। तो इस तरह से ये रिएक्शन कैरी आउट होता है। तो ये जो ES कॉम्प्लेक्स है ये बीच की एक ट्रांजिशन स्टेट है जो कि रिवर्सिबल भी हो सकती है। तो ये ट्रांजिएंट फिनोमिनन है, जैसा कि इन्होंने थर्ड लाइन में ही लिखा है। ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंड टू एंजाइम एक्टिव साइट, अ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। ये ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर है जिसका नाम है ES। वेरी सून आफ्टर एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग इज कंप्लीटेड, प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट। ये प्रोडक्ट यहाँ पे रिलीज हो गए। In other words, structure of substrate gets transformed into the structure of products. Pathway of this transformation must go through so-called transition state structure. There could be many more altered structural states between the stable structure and the product. यानी कि इसकी और इसके बीच में कई सारी दूसरी फॉर्म्स भी हो सकती हैं
जब बॉन्ड्स टूटते बनते हैं, वो ये कहना चाहते हैं। Between the stable substrate and implicit in this statement is the fact that all other intermediate structure are unstable. सिर्फ यही दोनों स्टेबल थे, ES और EP, इसलिए इनको लिखा है। Stability is something related to energy status of molecule of the structure। तो इसीलिए अब देखो यहाँ पर क्या है, एनर्जी स्टेटस इसका हाई था, कभी अनस्टेबल था, कभी इसने लो एनर्जी वाला प्रोडक्ट बनाया जो कि ज़्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट, यानी कि इन्होंने इस ग्राफ को एक्सप्लेन किया है। एंजाइम्स इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ H2P मोर इजी। तो ये बैरियर को कम करते हैं, मैंने पहले भी समझाया था। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन क्या होता है, E+S से क्या बनता है, ES, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल दिखा है, यानी कि ES टूट के E+S भी बना सकता है अगर कंडीशन सूटेबल ना हो। तो नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन हम करेंगे। थैंक यू।